नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है हमारा कावेरी नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की 3 नदियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। बड़ी बड़ी जो 3 नदियाँ, पहली गोदावरी पढ़ा दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेंगे आप। दूसरी कृष्णा नदी को भी पढ़ा दिया। अब तीसरी नदी आज चर्चा कर रहे हैं कावेरी नदी के बारे में। क्लास में अंत तक बने रहेंगे और आराम से देखते रहेंगे, क्योंकि कावेरी नदी का एक अपना इंपॉर्टेंस, एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है दक्षिण भारत के राज्यों में। इस नदी के पानी को लेकर के विवाद भी है भैया, 2 राज्यों में अथवा 4 राज्यों में थोड़े थोड़े पानी को लेकर के, लेकिन मुख्य जो विवाद है वो 2 राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद है कावेरी नदी का। जल विवाद बहुत बार पेपर में आते रहते हैं, है ना, या नोट कर लीजिए। अंग्रेजी शासन के समय से विवाद चल रहा है, मतलब तकरीबन 150 साल कह सकते, इतना टाइम है वो कावेरी नदी के जल विवाद को। सही है। तो इसके जो दक्षिण का, जहां पर जो जाकर के अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में मिलाती है, उससे पहले का जो क्षेत्र है तमिलनाडु वाला, वहां जो बहती है उस इलाके को चावल का कटोरा भी कहते हैं, कावेरी नदी के क्षेत्र को, है ना। धान का कटोरा भी कहते हैं, कई बार आता है कि कौन सी नदी घाटी के क्षेत्र को धान का कटोरा बोलते हैं, तो कावेरी नदी घाटी के क्षेत्र को। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से, कर्नाटक से निकलती है, कोडगु नामक जिले से। एक जिले का नाम है कोडगु, वहां से निकलती है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से। तो कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में बहती है। 2 राज्यों में सबसे ज्यादा बहती है, और दोनों राज्यों में बहते हुए तमिलनाडु में एक लास्ट की सहायक नदी इसकी अमरावती, जो तमिलनाडु में मिलती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलने के बाद, और बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए समकोण जैसा मैथ में बनाते नहीं है, तो समकोण प्रकार का डेल्टा बनाते हुए जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो देखो अंत का क्लास में बने रहो और चर्चा करते जाके, और नोट्स बनाते रहिए। बढ़िया तरीका थे इस नदी के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से ये नदी निकलती है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। तो जगह का नाम क्या है? ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। लिख लेना, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी की उत्पत्ति होती है, और राज्य है आपका कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ठीक है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक राज्य से निकलती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ तक आती है, मान लो आगे। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो शुरू में कावेरी नदी से मिलती हैं। क्या एक जिले का नाम भी लिख लो, कोडगु जिले में आपको बता रहा था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का नाम है इसका? कोडागु जिला है एक, ये जिले का नाम है। इस जिले से निकलती है, अगर जिला आ जाए तो एग्जाम में कभी। ठीक है, ये राज्य हो गया, ये पहाड़ियां हो गई आपकी, यहाँ से निकलती है। और ये पहाड़ियां भी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। तो ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं पश्चिमी घाट, चलो मैं बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले नदी को समझ लेते हैं। तो कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। ठीक है, और राज्य का नाम है कर्नाटक। वहां से निकलने के बाद जब ये आगे बढ़ती है, तो इस नदी पर एक जलाशय है, एक बांध है, जिसका नाम है कृष्ण राज सागर बांध। कर्नाटक राज्य में ही बनाया गया है। इसी के पास आकर के कुछ इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, जो दाएं तट से और बाएं तट से आती हैं, और कर्नाटक में ही इसी सागर के पास मिल जाती हैं। कौन से सागर के पास? कृष्णा राज सागर बांध, इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए आगे मैं यहीं पे आपको बता देता हूं। एक बांध स्थित है, उस बांध का नाम क्या है? कृष्ण राज सागर बांध। कृष्ण राज सागर बांध। ठीक है, कौन सी नदी पर है साहब? कावेरी नदी पर है, कृष्णराज सागर बांध। और राज्य कर्नाटक ही है। ठीक है, राज्य भी लिखते चलना आप, कर्नाटक है। अब इसी जगह आकर के इस नदी में, मान लीजिए इस नदी को मैं जैसे आगे बढ़ा देता हूं, यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ा देता हूँ, ये वाला बांध का हिस्सा हो गया। तो इसी जगह पर आकर के इसकी कुछ सहायक नदियां मिलती हैं। एक उत्तर से आती है, ऊपर से आती है हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ मिलती हैं दोनों नदी, है ना। एक यहाँ से आती है, कर्नाटक से निकलती है और आकर के यहाँ मिल जाती है, और एक इधर से आती है नीचे से। नदी का नाम है हेमावती, जो कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। ठीक है, और इस नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्थ। क्या नाम है नदी का? लक्ष्मण तीर्थ। यही मिलती है ये कृष्णराज सागर बांध के पास। और ये भी कहाँ से? कर्नाटक से निकलती है। ये नदी भी कहाँ से निकलती है? यहाँ से कर्नाटक से निकलती है। लक्ष्मण तीर्थ इसका नाम है, और हेमावती इसका नाम है। ये सहायक नदियां हैं सबसे पहली, जो इसी बांध के पास, इसी सागर के पास आकर के इस नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ती है तो इसके पास क्या स्थित है?
आगे जब ये बढ़ती है तो एक द्वीप बनाती है, उस द्वीप का नाम है, एक द्वीप में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है। ये नदी काय का निर्माण करती है? एक द्वीप का। और द्वीप का नाम है, जैसे ही थोड़ा सा किलोमीटर आगे बढ़ती है तो द्वीप का नाम है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है। काफी फेमस है और एक शहर का भी नाम है कर्नाटक राज्य में। क्या नाम है? शहर का नाम है क्या है? ये द्वीप है। इधर लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है, लिख लीजिएगा, आइलैंड है। द्वीप का मतलब ये होता है कि पानी के प्रवाह में, पानी की धारा के प्रवाह में या रास्ते में कोई चट्टान आएगी मान लो, तो उस चट्टान को काटते हुए पानी दोनों तरफ जाता है, उसके बाद आपस में मिल जाता है, तो बीच में एक टापू की तरह, एक चट्टान की तरह खड़ा रह जाता है और चारों तरफ उसके क्या होता है? नदी का पानी। इसी वजह से द्वीप का निर्माण उसे बोलते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण ये नदी करती है, ठीक है। यहाँ से फिर ये आगे बहती है। इस द्वीप का निर्माण करने के बाद इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे आई, तो यहाँ पर एक और सहायक नदी, इसकी काबिनी नामक सहायक नदी, जो कर्नाटक से निकलती है और दक्षिण से निकलती है और मिलती है इससे जाकर के, ठीक है। कौन सी नदी है? यहां से बता देता हूं मैं आपको, इस तरीके से जाकर के ऐसे मिलती है और नदी का नाम है काबिनी नदी। ये सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये वायनाड से निकलती है, केरल के। कहां से निकलती है ये नदी? केरल के वायनाड से, ठीक है। सुना होगा, वायनाड से राहुल गांधी सांसद चुने गए थे, हालांकि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है, तो यहां से चुने गए थे, ठीक है। वायनाड नामक क्षेत्र जो कि कहां पे स्थित है? केरल में स्थित है। यहाँ से वो सांसद थे, सदस्यता रद्द कर दी गई। रूल होता है, अगर किसी व्यक्ति को, सांसद को 7 साल से ऊपर सजा या कुछ समथिंग इस तरीके का प्रावधान था, तो उसमें सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई। वायनाड केरल से काबिनी निकलती है और कर्नाटक में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इसको याद रखना। अब जब ये यहाँ पे मिल जाती है तो आगे बढ़ते हैं। शिव सुंदरम जलप्रपात है एक। जब ये नदी आगे बढ़ती है यहाँ से, तो यहाँ पर आकर के एक और जलप्रपात बनाती है, शिव सुंदरम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिव सुंदरम। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये शिव सुंदरम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जलप्रपात का ये नदी क्या करती है? निर्माण। शिव सुंदरम जलप्रपात, इससे ये पहली विद्युत शक्ति परियोजना जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाई गई, इसी नदी पर लगाई गई और यहीं पर लगाई गई थी। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है ये। कर्नाटक के कौन से जिले में स्थित है ये वाला जलप्रपात? मांड्या जिले में। कर्नाटक तो याद रखना, क्योंकि कर्नाटक राज्य में स्थित है ये वाला, ठीक है। और इसी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। और जिले का नाम क्या है? मांड्या। ये जिला है, कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है ये शिव सुंदरम जलप्रपात, ठीक है जी। जिला नहीं आएगा वैसे भैया, कर्नाटक आ जाएगा, इतना ही हम बता रहे हैं, तो मैं गारंटी की बात है जहां तक हम पढ़ा रहे हैं। जलप्रपात याद रखना, नदी याद रखना, और दूसरी बात इसकी क्या क्या विशेषताएं वो देख लो, किस वजह से पेपर में आता है। तो एक वर्ष है 1902 में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना यहीं लगाई गई थी। कौन सी परियोजना? जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, ठीक है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। और कौन सी जल विद्युत परियोजना थी? शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना थी जी, पहली थी, पहली थी। इस वर्ष को नोट कर लेना अच्छे से, ये भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी। हालांकि इससे भी पहली थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। वो 1897 में बंगाल में लगाई गई थी, दार्जिलिंग में। लेकिन शिव सुंदरम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। और मांड्या जिला पढ़ लेना इसके लिए, कर्नाटक के इसी जिले में जो नदी बहती है। तो यहाँ पर इस विद्युत शक्ति परियोजना को ब्रिटिश काल के द्वारा या अंग्रेजों शासन में लगाया गया था। इस वजह से भारत की पहली जल विद्युत परियोजना इसे माना जाता है भाई साहब। कैसी माना जाता है? भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना को माना जाता है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, मांड्या जिले में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अब जब ये नदी आगे प्रवाह होता है, इसका आगे बढ़ती है शिव सुंदरम के बाद, तो एक अर्कावती इससे मिलती है। मान लीजिए यहाँ के बाद ये जब नदी आगे बढ़ी तो ऊपर से आती है और एक नदी, सहायक नदी इसकी यहाँ मिलती है, और नदी का नाम क्या है? अर्कावती, ठीक है। ये अर्कावती नदी कहाँ से आती है?
ये कर्नाटक वाले क्षेत्र से निकलती है। कौन से क्षेत्र से निकलती है? कर्नाटका से निकलती है, ठीक है। रामनगर जिला पड़ता है उसके पास में मिल जाती है, कर्नाटक से निकलती है। राज्य का नाम तो कर्नाटक ही लिख लेना, और एक रामनगर नामक जगह मिलती है, वहां पे मिल जाती है जा करके। रामनगर एक क्षेत्र पड़ता है, इलाका पड़ता है, जहां पर आकर के ये मिल जाती है कर्नाटका में। कहाँ पे मिल जाती है? कर्नाटक में। क्योंकि नदी का ज्यादातर जो प्रवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, सिर्फ दो ही राज्य हैं, दो राज्य ही पढ़ लेने, कर्नाटक और कर्नाटक के बाद जो दक्षिण में जैसे बहती है तो तमिलनाडु आता है इसका, और कर्नाटक वाला हिस्सा कौन सा हो गया? उत्तर वाला हिस्सा हो गया। और यहाँ से आगे आगे जैसे ये आएगी, यहाँ से ऐसे आगे बहेगी, तो ये कौन सा वाला हिस्सा आ गया? ये तमिलनाडु वाला हिस्सा आ गया इसी नदी का, ठीक है। तो प्रमुख दो राज्यों में बहती है, मैं ये बता भी दूं आपको। देखो, कावेरी नदी दो राज्यों में प्रमुख तौर पर बहती है, एक कर्नाटक राज्य और दूसरा है तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और इन्हीं में जल विवाद चल रहा है 1892 से। इन दोनों ही राज्यों में इस नदी को लेकर के क्या चल रहा है? इन दोनों नदियों को लेकर के जल विवाद है। क्या है? जल विवाद, पानी को लेकर के विवाद बना हुआ है दोनों राज्यों में, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये रट लेना भाई साहब, जब मित्रों, देवी और सज्जनों, आप रट लेना इस जल विवाद को। बहुत आता है और बहुत ही आता है, बहुत बार पूछा गया है। कावेरी नदी का जो पानी का विवाद है, जल का विवाद है, वो कौन से दो राज्यों में? तो कर्नाटक जहां से निकलती है, भाई निकलने का याद हो जाएगा तो कर्नाटक भी याद हो जाएगा। और दूसरा कौन से में बह रही है? तो तमिलनाडु में जाती है कर्नाटक के बाद। आप बेटा मानचित्र से स्टडी किया करो कभी कभार, भैया 50-100 रुपया को एक मानचित्र आवेगा, भाई कमरा में लगाओ, और मानचित्र से जैसे मैं नदी पढ़ा रहा हूँ तो नदी का आप देख सकते हो। कर्नाटक से निकली भैया, कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य तमिलनाडु, तो कर्नाटक की स्थिति भारत में कहाँ पे और तमिलनाडु की स्थिति भारत में कहाँ पे, तो वहां से तुम्हें और भी पड़ोसी राज्य याद होंगे, और भी बहुत सारी कंडीशंस भी याद हो जाएंगी। तो मानचित्र बहुत जरूरी है इन चीजों में समझ में, है ना। तो ये अर्कावती नदी हो गई। जो जल विवाद में बता रहा था 1892 से चल रहा है। कब से चल रहा है? ब्रिटिश काल के समय से चल रहा है। वर्ष भी नोट कर लो, कब से चल रहा है ये जल विवाद? 1892 से। 1892 से ये जल विवाद चल रहा है, ठीक है। उस समय रियासतों के हिसाब से जल विवाद था। मैसूर रियासत थी इसकी, और एक और रियासत थी मद्रास रियासत। मैसूर और मद्रास रियासत में विवाद था उस समय, क्योंकि ब्रिटिश काल में तो आप जानते हैं हमारे भारत में 562 रियासतें थी, 562 + 3 565 रियासतें थी टोटल। तो पूरा का पूरा भारत का स्ट्रक्चर जो था वो रियासतों के आधार पर कार्य कर रहा था ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, है ना। तो पहले रियासतों के हिसाब से भारत को पढ़ा गया है इतिहास में जितना भी हम पढ़ते हैं। लेकिन इस समय है संवैधानिक व्यवस्था लागू है। 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया, 50 को लागू हो गया। तो उस हिसाब से पढ़ते हैं राज्यों और केंद्र शासित राज्य के हिसाब से। तो इस समय राज्य और उस समय रियासत, लेकिन क्वेश्चन रियासत से नहीं आता, वर्तमान में राज्य से, कि भाई विवाद कौन से दो राज्यों में है। जल विवाद जो है वो 1892 से शुरू हुआ, जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक में। आर्टिकल 262 के हिसाब से जल विवाद को समाधान भी किया जाता है, संवैधानिक आर्टिकल 262 के हिसाब से। एक और मैं आपको बता देता हूं, संविधान का एक आर्टिकल है, वो नदी जल विवाद है। संविधान के आर्टिकल 262 में क्या है? नदी जल विवाद है। नदी के जल विवाद का समाधान कौन करेगी? भारत सरकार करेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से आर्टिकल में नदी का जल विवाद है, तो आर्टिकल 262 में। समाधान कौन करता है? भारत सरकार समाधान करती है इसका। वो पॉइंट भी लिख लेना, संवैधानिक पॉइंट भी याद आ गया मुझे साथ साथ, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अर्कावती कर्नाटक से निकलती है, रामनगर कर्नाटक में मिलती है। आगे एक जलप्रपात और बनाया गया इस पर, होगेनेकल जलप्रपात। एक यहाँ पे एक छोटा सा जलप्रपात और है इस नदी पर, क्या नाम है उसका? होगेनेकल, होगेनेकल जलप्रपात। होगेनेकल जलप्रपात ये कहाँ पे आ जाता है? तमिलनाडु वाली स्थिति में आ जाता है। जैसे नदी कर्नाटक से तमिलनाडु की तरफ जाती है बहने के बाद, तो वहां पर ये जलप्रपात की स्थिति आ जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। और लास्ट में इसमें एक सहायक नदी मिलती है भाई साहब, एक बांध और है इसके बाद यहाँ पे एक मैटूर बांध है इसी नदी पर, वो जो कि तमिलनाडु में। ये जलप्रपात हो गया। आपको पता है इस नदी पर जलप्रपात बहुत बने हुए हैं, है ना। एक सबसे फेमस तो जलप्रपात ये है, एक ये वाला द्वीप मैंने बता दिया, श्रीरंगपट्टनम द्वीप, एक शिवसुंदरम हो गया, और एक होगेनेकल जलप्रपात हो गया, जो कि कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु की बिल्कुल सीमा पर समझ लीजिए इसे। कर्नाटक जैसे तमिलनाडु प्रवेश करती है वहां पे ये स्थिति है इसकी, ठीक है। अब जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और क्या है? बहुत फेमस बांध है,
मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए नदी थोड़ी सी आगे बढ़ी जहाँ तक, यहाँ से बहने के बाद ये नदी यहाँ आती है, तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत फेमस बांध है। वो बहुत फेमस बांध बना दिया परीक्षाओं में पूछ पूछ के। बांध का नाम है मेट्टूर बांध। कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। और कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। राज्य का नाम लिख लेना, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मेट्टूर बांध। और नदी का नाम लिख लेना कावेरी नदी। ठीक है। और बांध आपके सामने मेट्टूर बांध। उससे पहले होगनेकल जलप्रपात, ये कर्नाटक तमिलनाडु की सीमा पर, लेकिन ये प्रॉपर तमिलनाडु में। बहुत बार आया हो भैया, मेट्टूर बांध कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। रट लियो जब आता है, ठीक है, छाप लियो दिमाग में और रट लियो। 3 बार 4 बार देखेंगे तो ये नदी और ये जलप्रपात और ये सारी कंडीशंस रट जाएगी बेटा। मैं संविधान भी बता रहा हूँ, मैं जल विवाद भी बता रहा हूँ, मैं जलप्रपात भी बता रहा हूँ, सारी कंडीशंस बता रहा हूँ नदी के बारे में। एक भी प्रश्न बेटा छूटेगा नहीं आगामी आने वाली भर्तियों में आपसे, है ना। और क्लास को शेयर कर दिया करो दबा के अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, या अपना जो भी स्टेटस आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ स्टेटस लगा दिया करो भाई। ठीक है जी, आग्रह है भैया तुमसे, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी देखते हैं, ये आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने मित्रों के दोस्तों के पास, जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो मेट्टूर बांध हो गया। मेट्टूर बांध के बाद ये नदी कहाँ जाती है? तमिलनाडु के पास में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। कैसा डेल्टा बनाते हुए? समकौणिक डेल्टा। लेकिन उससे पहले क्या होता है, अमरावती एक सहायक नदी और मिलती है इसमें आकर के। एक सहायक नदी मिलती है अमरावती। वो कहाँ पे मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। मेट्टूर बांध से पहले मिल जाती है वो। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। मान लीजिए नदी का नाम है अमरावती। कौन सी नदी है? अमरावती नदी। ठीक है। बीच वाले रास्ते में मिल जाती है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। और ये कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से। अन्नामलाई की पहाड़ी तो पढ़ी होंगी दक्षिण भारत में आपने, अन्नामलाई की पहाड़ियों से। ठीक है। और ये अन्नामलाई की पहाड़ी कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरावती। और कहाँ मिल जाती है? तमिलनाडु में जाकर के कावेरी नदी में जहाँ मिल जाती है। ठीक है। ये मिलन बिंदु है इन दोनों के बीच में, मान लीजिए जहाँ पे अमरावती तमिलनाडु में मिलती है। कुल मिला के बात ये आप याद रखना, अमरावती इसकी सहायक नदी है अंतिम। ठीक है। कभी आ जाए कि अमरावती किसकी सहायक नदी है, तो भैया कावेरी की। कहाँ पे मिलते हैं? तमिलनाडु में मिलते हैं। और अमरावती निकलती कहाँ से? अन्नामलाई की पहाड़ियों से, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी तमिलनाडु में बहुत फेमस है। इन्हीं पहाड़ियों पर काय की खेती होता है, इलायची की खेती के लिए भी ये फेमस है। ठीक है। तो इसके बाद फिर ये नदी क्या करती है? आगे बहते हुए यहां से जब ये आगे इस तरीके से बहती है, आगे ऐसे बहती है, तो डेल्टा बनाते हुए इस तरीके से डेल्टा बनाती है भैया और गिर जाती है। ठीक है। ऐसे डेल्टा बनाते हुए कहाँ पे गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लिख लेना, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा बनाती है। और कैसा डेल्टा बनाती है? समकोण, समकोणिक डेल्टा बनाते हुए। ठीक है। समकोणिक डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब कुछ आकृति समकोण की तरह बना देती है। जैसे समकोण नहीं पढ़ते मैथ में आप, ऐसी आकृति बना देती है, तो इस वजह से पढ़ते हैं। समकोणिक डेल्टा बनाते हुए कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। और सुनो अब जाके विषय में आप बात। तो ये तो सहायक नदी है गई। अब थोड़ा सा समझ लो। तो मैंने जैसा कि बताया कि कितने राज्यों में बह रही है? 2 राज्यों में। तो यहां से कुछ लिख दूं आपके लिए मुद्दे में। तो देखो, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में बहती है ना। अब 51% कर्नाटक में और 56 तमिलनाडु में। 51% कर्नाटक में और 56% बहती है ये तमिलनाडु में। ठीक है। लंबाई है इस नदी की लगभग 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर में बहती है। ठीक है। कितने किलोमीटर में? 800 किलोमीटर में बहती है लंबाई। इस बात को भी याद रखना। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया, धान का कटोरा। कावेरी नदी घाटी को क्या बोलते हैं? कावेरी नदी घाटी का जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? धान का कटोरा। धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि काय की खेती होती है, धान की खेती होती है, इस वजह से धान का कटोरा बोलते हैं इस नदी के
दक्षिण वाले हिस्से को, कौन से वाले हिस्से को, जहां पे ये तमिलनाडु में बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब एक शहर, मैसूर शहर भी यहीं इसी के पास में पड़ता है, मैसूर से होकर के बहती है ये, ठीक है, मैसूर के पठार से होकर के बहती है। और एक और पठार है कर्नाटक में, अगर आपने भूगोल पढ़ा हो तो पठार कौन सा, दक्कन का पठार। आपसे पूछा जाए कावेरी नदी कौन से पठार में बहती है तो उत्तर लगाइए दक्कन के पठार में। बेटा पढ़ा ऐसा देंगे कि छूटेगा नहीं कहीं से किसी भी तरीके से। संविधान भी शामिल है इसमें, जलप्रपात भी शामिल है इसमें, जल विवाद भी शामिल है इसमें, इसके डेल्टा भी, सारी कंडीशन शामिल है जो जो शामिल हो सकती हैं, जो भी संभावना हो सकती है, ठीक है। तो कावेरी नदी की घाटी का ये धान का कटोरा हो गया, 800 किलोमीटर लंबाई कवर करती है ये, दोनों राज्यों में मिलाकर के, कर्नाटक में 51 और तमिलनाडु में 56। इस वजह से दोनों में विवाद की स्थिति रहती है दोनों राज्यों में, ठीक है। अब देखो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, कर्नाटक वाला हिस्सा, यहाँ तक ये कर्नाटक में बह रही है शिव सुंदरम जलप्रपात और इस नदी तक, इसके बाद फिर ये तमिलनाडु में जाती है नीचे। तो कर्नाटक वाले हिस्से में इससे जो पानी मिलता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है, समझना। मानसून बरसात है भैया, 4 महीना भारत में मानसून रहता है। कितने महीने रहता है मानसून, 4 महीने, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। जून से पानी पड़ना शुरू होता है केरल से, और केरल से ऊपर आता हुआ मानसून आता है, केरल से सबसे पहले, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के राज्यों में इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस नदी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कर्नाटक से लगा के और यहाँ कर्नाटक तक, तो यहाँ पे जब पानी पड़ते मानसून आता है उस समय कर्नाटक में, तो उस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है इसे, तो पानी मिलता है भरपूर, है ना। तो पूरा पानी रहता है इसके ऊपर वाले हिस्से पर, उत्तर वाले हिस्से पर, ठीक है। और जब तमिलनाडु के बाद ये पानी जो नीचे वाला हिस्सा है इस नदी का, ये वाला ये सेकंड पार्ट हो गया, ये इस नदी का कौन सा हो गया, सेकंड पार्ट, कौन से राज्य में, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो वर्षा प्राप्त होती है वो कौन से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, इसे उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है जी। उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, कौन से वाले हिस्से को, इसके दक्षिण वाले हिस्से को, तमिलनाडु वाले हिस्से को। तो ये मानसून का नाम भी लिख लेना, यहाँ से प्राप्त होती है तमिलनाडु वाले हिस्से को, नंबर 1 बात। दूसरी बात, कर्नाटक से जो बहरीगा जी कर्नाटक तक, यहाँ तक इस वाले हिस्से को जो मानसून प्राप्त होता है वो ये वाला मानसून प्राप्त होता है, और उस मानसून का नाम क्या है, ये मानसून वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो मैं लिख देता हूं दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से कावेरी नदी के ऊपरी भाग को पानी प्राप्त होता है ना। ऊपरी भाग बता दिया मैंने, अब ये ऊपरी भाग हो गया उत्तर से यहां तक। अब ऐसे हिस्से को जो नदी बह रही है, नदी के अंदर जो पानी मिलता है सबसे ज्यादा वो मानसून से मिलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से मानसून से भैया, दक्षिण पश्चिम मानसून। जय मानसून थे पूरे भारत में सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, सबसे ज्यादा वर्षा होते हैं, और जब मानसून की शुरुआत होते है जून के महीना आते, जो कि जून का महीना चल रहा है। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, भूगोल के हिसाब से, वैज्ञानिकों के हिसाब से केरल में। तो सबसे पहले केरल में पानी पड़ता है, फिर कर्नाटक में पड़ता है, समझ रहे होंगे। और जब कर्नाटक में पड़ता है तो चाहे हिस्सा में पानी पड़ता है, चाहे हिस्सा में जी नदी बह रही है ऊपर वाय में, और सीधा मानसून ऊपर पड़ता है, हो जाता है। तो इस हिस्से में यहाँ से पानी मिल जाता है, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ से पानी मिल जाता है लौटते हुए मानसून से। तो जहाँ में साल भर पानी रहता है जी, खासियत है जागी। कैसे रहता है, साल भर पानी रहता है एक नदी में, और नदियों में नहीं रहता है ये वाली स्थिति, ठीक है। तो लिख लेना कावेरी नदी में वर्ष भर, कावेरी नदी में वर्ष भर पानी रहता है, दोनों मानसूनों की वजह से, है ना। ये दक्षिण भारत की ये नदी की जाकी खासियत है कि वर्ष भर पानी रहता है, दोनों मानसूनों से इसे क्या मिल जाता है, पानी प्राप्त होता है, यह जल प्राप्त होता है, ठीक है, वर्षा का पानी। और वर्षा का पानी साइंस के हिसाब से क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, नोट करके लिखना, ये साइंस में क्वेश्चन कई बार आता है। वर्षा का पानी सबसे ज्यादा क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग साइंस कहती है जो वर्षा का पानी होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है भाई साहब। तो ये बात है कि अब कावेरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं धार्मिक आधार पर, रिलीजन के आधार पर। जैसे गंगा को पूजा जाता है उसी प्रकार से श्रद्धा के भाव से, आराध्य के भाव से, जैसे हम अपने पितरों को ले जाते हैं गंगा नदी में, है ना,
उनके स्वर्गवास के बाद ऐसे ही कावेरी नदी में वहाँ के तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों का अपनी मान्यता है, अपना विश्वास है, अपना आराध्य है। तो धार्मिक आधार पर, रिलीजन के आधार पर, ठीक है, क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लेना, इसे क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना धार्मिक आधार पर। यह आधार धार्मिक है सिर्फ, यह आधार बड़ी और लंबाई के आधार पर नहीं है, बड़ी और छोटी नदी के आधार पर नहीं है। वैसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी को बोलते हैं। गंगा से लंबाई के हिसाब से तुलना करेंगे तो गोदावरी आएगी दूसरी सबसे बड़ी नदी, और धार्मिक आधार पर गंगा से तुलना करेंगे तो कावेरी नदी की तुलना करते हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। इसी वजह से इसे गंगा का नाम दे दिया है। जैसे गंगा पूज्यते है हमारे देश में, ऐसे ही दक्षिण भारत में कावेरी नदी को पूजा जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, मैंने लिख दिया है, आपको कन्फ्यूजन ना हो, धार्मिक आधार लिख लेना बस, इसका बड़ा लंबाई छोटी से कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि ये नदी कर्नाटक राज्य में बहती है, कौन से राज्य में बहती है ये नदी, कर्नाटक राज्य में बहती है, तो भैया देखो गर्मी ज़्यादा है पर कोई दिक्कत नहीं, आप डटे रहो मैदान में। बात ऐसी है कि हताश होना नहीं जीवन में, निराश होना नहीं जीवन में, हर दिन एक नया सवेरा होता है भाई साहब किसी के जीवन में, आपका हो चाहे हमारा जीवन हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का जीवन हो, हर दिन एक नया सवेरा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में नई आशाएं लेकर के आता है, नई किरणें लेकर के आता है। तो कभी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत मेहनत लगती है, बहुत फेलियर आते हैं भैया, तमाम फेलियर आते हैं, तमाम ठोकरें खाने के बाद एक सफलता आपको मिलती है। वो किसी भी फील्ड में मिल सकती है, जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैदान में डटे रहेंगे, आप जीवन से हार नहीं मानेंगे, तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। क्रिकेट की तरह है अपना जीवन का गेम भी। जैसे क्रिकेटर 11 प्लेयर्स होते हैं और एक बैट्समैन होता है, उसे बॉल की जाती है, और 11 प्लेयर्स जो मैदान में होते हैं, ग्राउंड में होते हैं, वो इंतजार करते हैं उसकी गलती का, ठीक है। लेकिन उसे उन गलतियों से बचना होता है जीवन में। गलतियों का मतलब, मान लीजिए कभी कॉटन बोल्ड हो गया, कभी LBW हो गया, कभी कैच आउट हो गया, कभी सिक्सर पे कैच आउट हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये ही जीवन की गलतियां हैं। एक पेपर दिया, दूसरा पेपर दिया, तीसरा पेपर दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, तो गलतियों को सुधार रहे हैं, लगातार इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि कहाँ हमने कमी कर दी अपनी पढ़ाई के दौरान, है ना, कौन कौन से सेक्शन में कमी कर दी, कहाँ पे कौन सी चीज़ पकड़ नहीं कर पाए, जो आउट ऑफ रेंज हो गया हमारा, उन्हीं चीज़ों में सुधार किया जाता है, बार बार इंप्रूवमेंट किया जाता है ना। तो यही सफलता की एक वो होता है, एक चढ़ाव होता है, एक मैं आपको बताऊँ, एक पॉइंट होता है, एक क्विक पॉइंट होता है कि जैसे मैदान में खिलाड़ी खेलता है ना, तो मान लीजिए वो अपना पूरा भरसक प्रयास करता है अपना बेहतरीन देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन वो भी आउट हो जाता है, वो भी बोल्ड हो जाता है, वो भी कैच आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, उसके अंदर गुण नहीं है, उसके अंदर अपने गेम को लेकर के एक आत्मविश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसा पढ़ाई को लेकर के आपके और हमारे अंदर होना चाहिए और होता है। इसी प्रकार से आप मैदान में डटे रहेंगे तो कभी ना कभी आप भी सिक्स मार देंगे भाई साहब। सिक्स मारने का मतलब है कि गलतियों को सुधार के आप भी कभी ना कभी क्वालिफाई कर जाएंगे पेपर, और कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। तो इस वजह से लगातार मेहनत चाहिए इसके लिए। कंपटीशन का एक ही रूल है, गवर्नमेंट जॉब्स का एक ही रूल है कि P फॉर पेशेंस रखिए, धैर्य मांगता है, ये मेन चीज़ है धैर्य। पेशेंस आप रखेंगे, धैर्य आप रखेंगे, और अनवरत रूप से आप मेहनत करते रहेंगे और अपनी कमियों को सुधारते रहेंगे, तो आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। और पढ़ाई से और तैयारी से एक सफल व्यक्तित्व होने में भी मदद मिलती है, एक बढ़िया पर्सनालिटी भी होने में मदद मिलती है, बहुत सारी चीज़ों को देश के बारे में पढ़ने से हमें, ठीक है। एक बढ़िया व्यक्ति और बढ़िया नागरिक भी बनने का अवसर प्राप्त होता है एक सही से सही दिशा में शिक्षा प्राप्त करने से। तो लगातार पढ़ते रहिए, मेरा यही आपके साथ संदेश है। और अगला संदेश हमारी कावेरी नदी का, इसे हम पढ़ रहे हैं, तो आ जाइए कावेरी नदी पे। बात ये बता रहा था बीच में मैं कि कर्नाटक राज्य में जब यहाँ से ये निकलती है और तमिलनाडु तक जाती है, तो कर्नाटक वाला जो इलाका है जहाँ पे जो नदी बह रही है जी, तकरीबन 800 किलोमीटर बह रही है, और 800 में से एक बहुत ज़्यादा किलोमीटर यही कवर करती है, तो दक्कन के पठार में बहती है ये। कई बार प्रश्न आ जाता है कौन सी नदी इनमें से दक्कन के पठार में बहती है, तो याद रखिएगा दक्कन के पठार में बहने वाली नदी कौन सी है, कावेरी नदी। तो यहाँ लिख दूँ मैं, नोट करके लिख लेना, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार में कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है। ये पॉइंट भी छाप लेना और नोट कर लेना, ये पॉइंट क्या कर लेना, छाप लेना और नोट कर लेना भाई साहब, ठीक है। दक्कन का पठार जो कि बहुत प्रसिद्ध है अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधनों के लिए। भारत में
अगर खनिज संसाधनों के दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन दक्कन के पठार में प्राप्त होते हैं। और यहीं पे एक चट्टान है जिन्हें पढ़ते हैं हम धारवाड़ की चट्टान है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ही आती है। कौन से राज्य के अंतर्गत? कर्नाटक राज्य के अंतर्गत। और एक और बात आपको बता दें, कर्नाटक भारत में सबसे ज़्यादा काय का उत्पादन करता है। पहले लोहे का उत्पादन भी करता था बड़े पैमाने पे, आजकल उड़ीसा कर रहा है। सबसे ज़्यादा गोल्ड यहीं से निकाला जाता है, कर्नाटक राज्य से। और कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिलिकॉन स्टेट, जो कि आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी इंडिया के अंदर काम होता है, एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा सेक्टर स्थापित है, वो कर्नाटका में स्थापित है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में। इसी वजह से बंगलौर को सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। इस बात को लिख लेना, क्या बोलते हैं? सिलिकॉन घाटी। कौन सी सिटी को? बेंगलोर को बोलते हैं, कर्नाटक की राजधानी को। अभी कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, जो कि टोटल विधानसभा की संख्या 224 थी वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा 136 सीटें कांग्रेस ने जीती। सिद्धरामैया वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका हैं DK शिव कुमार जी। ठीक है, ये दोनों वहाँ पे नए बने हैं और नई सरकार चुनी गई है कर्नाटक में। दक्षिण भारत का राज्य है, जो कि किससे लगा हुआ है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी यहाँ होकर के जाती है, अरब सागर से लगा हुआ है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी को मैंने आपको पढ़ाया है। कर्नाटक राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी नदी, जो आपके सामने है। इसे 2 बार 3 बार 4 बार देखिएगा, और कोई शक समस्या हो तो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जितना भी संभव हो सकता था इसमें मैंने सारे पॉइंटों को ऐड कर दिया है, जो आपने पढ़ा नहीं होगा। बहुत सारी किताबों में मिलेंगे भी नहीं, तो ये निचोड़ है बहुत सारी किताबों का और रिसर्च का। ठीक है, उसके बाद एक नदी को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। संभव हो सकता है जितना भी अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश की जाती है पढ़ाने की आप लोगों के लिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना, है ना। तो कोई भी फिर भी एक समस्या या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। यदि चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। ठीक है, और गर्मी से बच के रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आबाद रहें। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है, एक जीवन में हमेशा याद रखो, हर दिन नया सवेरा होता है। यदि आज कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी गलत होगा। यदि आज खराब दिन निकल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी खराब दिन होगा, है ना। एवरी डे इज नॉट संडे, एक कहावत आपने सुनी होगी, एवरी डे इज नॉट संडे। संडे इतवार ही हर दिन नहीं होता है, तो इस वजह से हर दिन एक नया दिन होता है ना। एवरी डे इज न्यू डे, है ना। सभी के जीवन में एक नया दिन होता है, नई सूर्य की किरणें आती हैं। तो आप इसी विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता अवश्य आपको मिलेगी, ऐसा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। कावेरी नदी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर इसका रिवीजन कराएंगे। और सभी से आशा है कि कोचिंग के ऑफलाइन वाले और जितने भी ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, सभी इसको देख लेंगे अच्छे से। और आगे फिर मिलेंगे। नदियों का टॉपिक बस खत्म होने को है, अब अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को पढ़ेंगे, डैम्स के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे, भूगोल में फसलों के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक तरीके से बेस है जो आपको पढ़ाना है और अच्छे से बेस बनाना है इस पर, है ना। आप जिस देश में जन्म हुए हैं उस देश की मिट्टी के बारे में नहीं पता, हवा के बारे में नहीं पता, नदियों के बारे में नहीं पता, तो क्या पता। तो ये टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हमारी कोशिश है कि जितना भी भरसक कोशिश हो रही है वो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।